दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं 29 जनवरी के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए यहाँ पर खास दिए गए हैं। दोस्तों स्टडी 91 की किताबें मार्केट में आ चुकी हैं, एक बार आप उन किताबों को जरूर परचेज करिए। इनके माध्यम से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको वाकई लगेगा कि बहुत ही शानदार आपकी तैयारी हो पा रही है। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोग सिर्फ ऑनलाइन परीक्षाओं की तैयारी करा रहे थे ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से। अब दोस्तों जब किताबें आ गई तो घर बैठकर आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आपको बेहतर कंटेंट मिलेगा ना तो कंपटीशन में और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाइए दोस्तों आगे देखते हैं। स्टडी 91 पर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स भी हैं, ऊपर हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इन पर कॉल करके आप पता कीजिए और फिर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार सवाल है, जरा ध्यान समझिएगा। लिख रहा 73वें गणतंत्र दिवस पर कितने लोगों को दोस्तों पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? जी हां दोस्तों, याद रखिएगा अगर मैं नागरिक सम्मान की बात करूं तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है दोस्तों वो तो भारत रत्न है। भारत रत्न की घोषणा यहां पर नहीं की गई है, लेकिन इसके अलावा जो घोषणा किया गया दोस्तों वह किया गया अभी पद्म विभूषण घोषित किया गया है। ठीक है, क्या क्या घोषित किया गया है? एक पद्म विभूषण घोषित किया गया है, दूसरा इसी में होता है दोस्तों पद्म भूषण अवार्ड होता है, और तीसरा होता है दोस्तों पद्मश्री। ठीक है, पद्मश्री, ये 3 अवार्ड दोस्तों घोषित किए गए। ठीक है, तो मैं आपको चाहूंगा दोस्तों कि आप दोनों बातें याद रखें कि 2022 में कितने लोगों को दिया गया और 2021 में कितने लोगों को दिया गया था यह पुरस्कार। ये पूरा का पूरा आपको याद रहना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों टोटल भी आपसे खूब परीक्षा में पूछता है। ठीक है, तो याद रखिएगा एक लाइन की बात कि 2022 में कुल 128 लोगों को दोस्तों क्या दिया गया? कुल 128 लोगों को यह पद्म अवार्ड दिया गया। ठीक है, जबकि 2021 में यह 119 लोगों को दिया गया था। कितने लोगों को? 119 लोगों को दिया गया था। दूसरा आंकड़ा होता है दोस्तों कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, तो याद रखिएगा यहां पर 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया इस साल 2022 में। इसके पहले कितने लोगों को दिया गया था? तो इसके पहले वाले साल में 7 लोगों को दिया गया था। ठीक है, पद्म विभूषण विभूषण तो हो गया, पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया इस बार? तो इस बार दोस्तों 17 लोगों को दिया गया पद्म भूषण, और इसके पहले वाले साल में 10 लोगों को दिया गया था पद्म भूषण। अब बात आती दोस्तों पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया, तो यहां पे याद रखें दोस्तों इसी 17 में जीरो लगा दीजिए, बीच में 107 हो जाएगा। इसी 17 में जीरो लगाएगा, क्या हो जाएगा? 107 हो जाएगा। और यहां पर दोस्तों 102 लोगों को दिया गया था यहां पर। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेगा। तो यहां पर जो आपसे पूछ रहा है कि कितने लोगों को पद्म दिया गया, तो याद रखेगा 128 लोगों को दोस्तों इस बार, क्योंकि ये 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर की बात कर रहा है। अगर 72वें का पूछता तब 119 हो जाता। ठीक है, बाकी दोस्तों जो 144 दे रहा दोस्तों, 144 लोगों को पिछले साल 2021 में क्या दिया गया था? रामनाथ कोविंद जी के द्वारा वीरता पुरस्कार दिया गया था। कितने लोगों को? 144 लोगों को वीरता पुरस्कार दिया गया था। यह आंकड़ा आप जरूर याद रखेगा क्योंकि परीक्षा में पूछे ही जाएंगे इस तरह के आंकड़े। आइए मैं थोड़ा विस्तार से इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी जानना, जब 4 लोगों की बात है दोस्तों तो हमें एक बार उन लोगों के बारे में जान भी लेना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर तो कॉमन सी बात है, इसको पढ़ लीजिए आराम से। नीचे की बात दोस्तों इंपॉर्टेंट दिया गया कि इस बार जो 128 लोगों को दिया गया इसमें 34 महिलाएं शामिल है दोस्तों, ये वाला पॉइंट याद रखेगा। ठीक है, तो 128 लोगों में कितनी महिलाओं को मिला दोस्तों ये पुरस्कार? 34 महिलाओं को मिला। इसके अलावा दोस्तों चाहे विदेशियों की बात करें, एनआरआईओ की बात करें, पीआईओ की बात करें, तो याद रखें दोस्तों इसमें भी लोग शामिल हैं। और मरणोपरांत दोस्तों 13 लोगों को दिया गया। ठीक है, सॉरी, मरणोपरांत पुरस्कार दोस्तों 10 लोगों को दिया गया, और इस वाले स्टडी में दोस्तों 13 लोगों को दिया गया। ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, कुछ इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, एक बार उसे भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, याद रखें दोस्तों अगर हम पद्म विभूषण की बात करें तो अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि भारत के पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और भारत के 27वें थल सेनाध्यक्ष बिपिन रावत जी का दोस्तों निधन हो गया था। ठीक है, तो इनको भी दोस्तों इस बार क्या दिया गया? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कल्याण सिंह दोस्तों अपने जमाने में मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, इनको भी दोस्तों दिया गया, लेकिन इन लोगों को दोस्तों मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों। उसी प्रकार से कुछ नाम मैं आपको पद्म भूषण में बताना चाहूंगा। ठीक है, लिख रहा पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को भी दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया। किससे? बुद्धदेव भट्टाचार्य को। बुद्धदेव ने पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, याद रखें यह भी अपने आप में एंटीक बात है कि भाई इनको पुरस्कार के लिए चुना गया और इन्होंने पुरस्कार के लिए मना कर दिया। ठीक है, यह क्या है दोस्तों? यह एक माकपा नेता है। ठीक है, याद रखेगा। कांग्रेस नेता गुलाब नबी आजाद का दोस्तों नाम सुना होगा, उनको भी दोस्तों चुनाव किया गया उनका पद्म भूषण के लिए। ठीक है, इसके अलावा अल्फाबेट के सीईओ आपने नाम सुना होगा सुंदर पिचाई
का नाम सुना होगा, काफी समय तक दोस्तों गूगल में भी ये काम कर चुके हैं, उनको भी इस बार यह पुरस्कार दिया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ भारतीय मूल के दोस्तों सत्या नडेला, इस बार उनको भी यह पुरस्कार दिया जा रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन ये सभी पॉइंट हैं और एक बार आपके नजर में रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि परीक्षा के टाइम आपको ये बातें याद आएंगी। ठीक है, पंजाब के दोस्तों दिवंगत लोक गायक थे जिनका नाम था गुरमीत बाबा, उनको भी दिया जा रहा है। केंद्रीय गृह सचिव, आपने नाम कई बार सुना होगा, राजीव महर्षि जी का, इनको भी दोस्तों इस बार पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। अगर हम पद्मश्री की बात करें दोस्तों, तो पद्मश्री आपने सोनू निगम का नाम सुना होगा, प्लेबैक सिंगर हैं बॉलीवुड में, इनको दोस्तों पद्मश्री दिया जा रहा है। इसके अलावा मैं खिलाड़ियों की श्रेणी अगर तैयार करूं तो उसमें दोस्तों कुल 6 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको इस बार पद्म पुरस्कार 2022 से नवाजा जाएगा। टोटल 6 खिलाड़ी दोस्तों। पैरालंपिक में आपने नाम सुना होगा देवेंद्र झाझरिया का। ठीक है, इन्होंने दोस्तों कई बार भारत के लिए मेडल जीता है। इनको दोस्तों इस बार क्या दिया गया, पद्म भूषण दिया गया, याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया का नाम दोस्तों सुना होगा, वंदना कटारिया। और पैरालंपिक में आपने प्रमोद भगत का नाम सुना होगा, अवनी लेखारा का नाम सुना होगा। अवनी लेखारा दोस्तों इन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, तो याद रखेगा 2 मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई दोस्तों। इसके अलावा सुमित अंतिल हो गए, इन लोगों को पद्मश्री दिया जा रहा है। ठीक है, जबकि देवेंद्र झाझरिया दोस्तों जो नाम पढ़ा, उनको पद्म भूषण दिया जा रहा है। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता रहे दोस्तों नीरज चोपड़ा, इनको भी दोस्तों इस बार पद्मश्री से नवाजा जाएगा। यह भी आपके लिए बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, तो जितने भी मेन लोग हैं एक बार हम लोग उन लोगों का नाम देख रहे हैं। ठीक है, वैक्सीन निर्माता दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा आपने, इसमें आधार पूनावाला का भी नाम सुना होगा दोस्तों, उनको भी यह पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, साइरस पूनावाला, ठीक है, साइरस पूनावाला को यह पुरस्कार दिया जाएगा। इसके पहले दोस्तों साइरस पूनावाला का नाम आपने सुना होगा, इनको बाल गंगाधर तिलक सम्मान दिया गया था महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, वो भी आप याद रखिएगा। ठीक है, करा उन्होंने, अच्छा इन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ने क्या किया था दोस्तों, कोविशील्ड के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा दोस्तों भारत बायोटेक के अध्यक्ष कृष्णा एला और भारत बायोटेक के सह संस्थापक सुचित्रा एला को भी दोस्तों इस बार पद्म भूषण से सम्मानित किया जा रहा है, यह भी याद रखेगा। यहां जैसे कोविशील्ड पर भारत बायोटेक ने दोस्तों काम किया था कोवैक्सीन पे। ठीक है, तो भी आप याद रखेगा। तो ये सभी बातें दोस्तों यहां पे यही सारी बातें दी गई हैं, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर ये चीजें दी गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, एक बार उन पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले याद रखेगा जो हाल फिलहाल में अवार्ड पड़े थे दोस्तों, तो इस बार दोस्तों कुल 128 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। पहला पॉइंट है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को नेताजी अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, नाम क्या था, शिंजो आबे। वर्तमान में कौन है दोस्तों, फूमियो किशिदा हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो शिंजो आबे को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, कर हाल ही में परम विशिष्ट सेवा पदक से दोस्तों किसे सम्मानित किया गया, तो नीरज चोपड़ा को ही सम्मानित किया गया। ठीक है, परम विशिष्ट सेवा पदक, इसके पहले इन्हें विशिष्ट सेवा पदक दिया जा चुका था। ठीक है, हाल ही में वर्ष 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दोस्तों कितने लोगों को मिला, तो कुल 29 बच्चों को यहां पे इस अवार्ड के लिए शामिल किया गया, जिसमें 15 लड़के हैं और 14 लड़कियां शामिल हैं। ठीक है, कर हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का खिताब किसने जीता, यह खिताब जीता दोस्तों सुष्मिता सेन ने। 1994 में सुष्मिता सेन को मिस यूनिवर्स भी चुना गया था। वर्ष 2021 में हरनाज संधू को मिस यूनिवर्स चुना गया, यह भी आप याद रखेंगे। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन के विकास करने के लिए जेंसिस पुरस्कार किसे दिया गया, तो यह दिया गया दोस्तों अल्बर्ट बोर्ला को। किसे, अल्बर्ट बोर्ला। देखो इस तरह से अगर हम लोग पढ़ेंगे ना तो चीजें याद रहेंगी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते। भाई मुझे एक बात बता दो, आप स्क्रीनशॉट लेते क्यों हो? जब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वहां जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा पीडीएफ मैं एज इट इज आपको दे दे रहा हूं। फिर यहां मुझे बताओ कि आपको पढ़ाई पे ना ध्यान देकर आप स्क्रीनशॉट पे क्यों ध्यान देते हैं? ठीक है, और मैं यहां जो बातें बोल रहा हूं दोस्तों ये अपने मुंह से बोलते चल रहा हूं ना, आप कोशिश करिए दोहराने का। ठीक है, आप कोशिश करिए दोहराने का। हैदराबाद में दोस्तों अभी आयोजित किया गया 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसमें ई गवर्नेंस के लिए दोस्तों किसे पुरस्कार दिया गया, तो एक मोन जिला है यह नागालैंड में, उसे दिया गया। इसके पहले भी नागालैंड को 7 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका था, वो भी याद रखेगा। अंतरराष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसने गोल्ड मेडल जीता, तो इनका नाम है सुमित भाले। क्या नाम है, सुमित भाले। हाल ही में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार
की शुरुआत दोस्तों किसने किया? तो इसकी शुरुआत हमारे शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने किया। ठीक है, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड के तहत दोस्तों किस बैंक को चुना गया? तो एचडीएफसी बैंक को चुना गया। इसके पहले एचडीएफसी बैंक को भारत के सबसे उत्कृष्ट कंपनी का दर्जा दिया था किसने? तो एशिया मनी ने दिया था। ये सभी पॉइंट आप याद रखेगा। ठीक है, तो अवार्ड से संबंधित कुछ अच्छे सवाल हैं। चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं। लिख रहा आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2022 की मेगा नीलामी से पहले लखनऊ टीम का दोस्तों नाम क्या रखा गया? आपने तो पढ़ा होगा कि इस बार दो नई टीमें शामिल हो रही हैं, जिसमें एक टीम लखनऊ की है और एक टीम गुजरात यानी कि अहमदाबाद की है। ठीक है, लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश की टीम भी अब आगे आपको आईपीएल में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मुझे बताइए दोस्तों अब इस टीम का नाम क्या रखा गया? लिख रहा है संजीव गोयनका ग्रुप। अगर मैं लखनऊ टीम की बात करूं दोस्तों तो लखनऊ टीम के मालिक कौन है दोस्तों? याद रखेगा, इसके ओनर कौन है, इसके मालिक कौन है? तो याद रखेगा इसके मालिक हैं संजीव गोयनका ग्रुप। ठीक है, लेकिन इसका नाम ये नहीं है। ठीक है, तो याद रखेगा पूर्वांचल टीम भी इसका नाम है दोस्तों, आरपीएसजी ग्रुप। दोस्तों ये संजीव गोयनका के ग्रुप का ही नाम है, याद रखेगा। ये क्या है दोस्तों? संजीव गोयनका ग्रुप का नाम है। इसका जो नाम होगा दोस्तों लखनऊ टीम का, जो अपने उत्तर प्रदेश से आईपीएल खेलने वाली है दोस्तों, कर लखनऊ सुपर जॉयंट्स। क्या नाम है? लखनऊ सुपर जॉयंट्स, एलएसजी नाम रखा गया है। तो इसे भी आप याद रखेगा। ठीक है, तो अभी अपने उत्तर प्रदेश का मामला इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहां पे दो तीन बातें दोस्तों और याद रखेगा। अगर मैं जो आपको अच्छी बातें बताऊं, एक तो संजीव गोयनका ग्रुप याद रखेगा। ठीक है, संजीव गोयनका ग्रुप आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात आती है दोस्तों लखनऊ टीम के लिए दोस्तों कप्तान किसे चुना गया? तो कप्तान चुना गया केएल राहुल को। किसे चुना गया? याद रखेगा लखनऊ टीम के केएल राहुल को अपना इन्होंने कप्तान बनाया है। और ऑस्ट्रेलिया के हरफनमौला खिलाड़ी है, नाम क्या दोस्तों? मार्कस स्टोइनिस। ठीक है, और लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को भी दोस्तों यहां शामिल किया गया है इस लखनऊ टीम में। तो आप इन बातों को भी याद रखेगा। ठीक है, फिलहाल ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको पढ़ लीजिए। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूं और खेल से संबंधित कुछ अच्छे सवालों पर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में दोस्तों यही सवाल आपके सामने आए हुए हैं। ठीक है, तो पहला तो यही याद रखें दोस्तों एलएसजी का नाम। ठीक है, एलएसजी का नाम याद रखेगा, पूरा नाम क्या है? लखनऊ, अल्फा लखनऊ हो जाएगा सुपर जॉयंट्स। ठीक है, चलिए कर हाल ही में सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब दोस्तों किसने जीता? तो लखनऊ में यह गेम आयोजित किया गया था और इसका खिताब जीता किसने? बाबू बनारसीदास स्टेडियम में आयोजित किया गया था और पीवी सिंधु ने इसका खिताब जीता है। ठीक है, कर हाल ही में किस कप्तान को आईसीसी मेंस टी20 टीम ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया? तो यह पाकिस्तान के खिलाड़ी, इनका नाम है बाबर आजम, इनका चुनाव हुआ था। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में आयोजित सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के रूप में दोस्तों किसे चुना गया? तो इनका नाम है रॉबर्ट लेवानडॉस्की। क्या नाम है? रॉबर्ट लेवानडॉस्की। ठीक है, करा कौन सा देश एएफसी महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी करने वाला है? तो इस बार इसकी मेजबानी मिल रहा दोस्तों भारत देश को। हाल ही में लोहकिन को हराकर किसने पहला सुपर 500 का खिताब जीता दोस्तों? तो यह खिताब जीता है लक्ष्य सेन ने। किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने यह खिताब जीता है। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान के रूप में किसे चुना गया? तो याद रखिए अभी तक तो रानी रामपाल थी, लेकिन अब दोस्तों सविता पुनिया को चुना गया। क्यों? अभी रानी रामपाल चोटिल चल रही है दोस्तों, इस वजह से यह सविता पुनिया का चुनाव किया गया। हाल ही में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे किया जा रहा है? तो इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में एक गांव है दोस्तों, काजा गांव, वहां पे किया जा रहा है। ये वही काजा गांव है दोस्तों जहां पर भारत का नहीं दुनिया का सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन बनाया गया था। ये पॉइंट भी आप याद रखेगा। ठीक है, करा किस राज्य में पहली विश्व बाधिर टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन दोस्तों किया जाएगा या क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आयोजन आपके केरल राज्य में होना। वैसे तो प्रस्तावित था 2021 में, बट कोविड की वजह से टल गया, फिर 2022 में आया, फिर कोविड की वजह से टल गया, अब यह 2023 में खेला जाएगा। यह अभी आप याद रखिएगा। इंडिया स्किल्स 2021 में पहले पायदान पर कौन सा राज्य है? तो यहां पर उड़ीसा राज्य आ चुका है पहले पायदान पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी इंपॉर्टेंट सवाल है उन पर चर्चा करें। असम सरकार द्वारा असम वैभव अवार्ड किसे दिया गया? जी हां दोस्तों, असम वैभव अवार्ड किसे दिया गया दोस्तों असम सरकार के द्वारा? ये जरा बताइए। तो याद रखें दोस्तों यह अवार्ड दिया गया रतन टाटा को। जी हां दोस्तों, रतन टाटा को दिया गया। यहां साइरस पूनावाला नहीं होगा दोस्तों। साइरस पूनावाला की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दोस्तों इनको बाल गंगाधर तिलक पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? बाल गंगाधर तिलक पुरस्कार। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक
तिलक का पुरस्कार दिया जा चुका था, ये आप याद रखेंगे। इस बार भी दोस्तों यहां आप देख ही रहे हैं कि अब इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, क्या मिलने जा रहा है दोस्तों, यहां इनको पद्म भूषण मिलने जा रहा है, तो आप ये भी याद रखेगा। ठीक है, ये भी आपके लिए अच्छा पॉइंट हो गया। हिमा दास को दोस्तों हाल ही में असम सरकार की तरफ से डीएसपी बनाया गया था। ठीक है, असम में क्या बनाया गया था, इनको डीएसपी बनाया गया था, खेल से संबंधित हैं। और रतन टाटा सही उत्तर होगा। सर्बानंद सोनोवाल दोस्तों याद रखेगा, ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, क्या हैं, ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में दोस्तों क्या है दोस्तों, याद रखेगा, वर्तमान में ये आयुष मंत्री हैं। क्या हैं, ये केंद्र सरकार में क्या हैं, आयुष मंत्री हैं। इसके अलावा जहाज रानी एवं बंदरगाह मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। ठीक है, जहाज रानी एवं बंदरगाह जो मंत्रालय दोस्तों वो भी इन्हीं के पास है। असम वैभव पुरस्कार जो दिया गया वो रतन टाटा को दिया गया है, यह भी याद रखेगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था बिहार विभूति से किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, बिहार विभूति सम्मान, जी हाँ दोस्तों, बिहार विभूति सम्मान दोस्तों किसे दिया गया था, ये हम लोग काफी बार पढ़ चुके हैं। तो याद रखें दोस्तों, यह सम्मान दिया गया था दोस्तों रोहित कुमार को। किसे दिया गया था, रोहित कुमार को दिया गया था। तो ये भी आप याद रखेगा। ये सब अच्छे अच्छे पॉइंट हैं और परीक्षा के लिए कहीं ना कहीं जरूरी भी है। ठीक है, तो इसे पढ़ लीजिए और स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पढ़िए। फिर से कह रहा हूं, पूरा ध्यान लगाइए केवल और केवल पढ़ाई में। ठीक है, करंट अफेयर के जो भी सवाल मैं करा रहा हूं ना, ये आप जान लीजिए कि सबका निचोड़ मैं आपको देता हूं। आपको निचोड़ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपको जहां पढ़ना हो, जिस चैनल से पढ़ना हो, जिस वेबसाइट से पढ़ना हो, पढ़ लीजिए। बट सबसे बेस्ट जो आपको मिलने वाला दोस्तों वो यही मिलने वाला है। और मैं आपको अनायास का ना इन बातों पे नहीं उलझाता हूं। क्यों, इन बातों का कोई मतलब उतना ज्यादा वैल्यू नहीं है। देखिए, आप स्टूडेंट हैं और छोटा सा दिमाग है। इस छोटे से दिमाग में अगर बहुत कुछ भरेंगे ना तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपको अगर भरना है तो आप क्या भरिए, आप इसे भरिए ना अपने दिमाग में। ठीक है, क्यों, अवार्ड के सारे सवाल आपके दिमाग में रहे। ये अच्छा है कि एक सवाल का इतना बड़ा खाका चिट्ठा रही, अच्छा है। ठीक है, तो बात को समझिएगा, समझदार है। ठीक है, तो लिख रहा दोस्तों असम वैभव पुरस्कार किसे दिया गया, तो असम वैभव पुरस्कार अभी दिया गया रतन टाटा जी को। ठीक है, 73वें गणतंत्र दिवस पर जो है कितना पद्म पुरस्कार की घोषणा किया गया, 128। पिछले साल कितना, 119। ऐसे याद होना चाहिए। ठीक है, कर हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार दिया गया, हम लोगों को पता है किसे दिया गया, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, नाम क्या था, शिंजो आबे। ठीक है, उनको दिया गया। ठीक है, आगे लिख रहा दोस्तों हाल ही में परम विशिष्ट सेवा पदक किसे दिया गया, यह नीरज चोपड़ा को दिया गया। हाल ही में वर्ष 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में कितने बच्चों को दिया गया, तो 29 बच्चों की घोषणा हुई। 15 लड़के हैं, 14 लड़कियां हैं। ध्यान दीजिएगा, नीरज चोपड़ा को इस बार पद्मश्री भी मिल रहा है। पद्म भूषण मत करिएगा, पद्मश्री बताइएगा, पद्मश्री। ठीक है, अवनी लेखारा हो गई, सुमित अंतिल हो गए, प्रमोद भगत हो गए, नीरज चोपड़ा हो गए, सबको ही मिल रहा है, तो याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का अवार्ड दोस्तों किसे मिला, सुमित भाले को मिला। हैदराबाद में जो आयोजित हो रहा दोस्तों ई गवर्नेंस पर 24वीं राष्ट्रीय सम्मेलन, इसमें मोन जिला को चुना गया जो नागालैंड में है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में गोल्ड मेडल किसने जीता, सुमित भाले ने जीता। ठीक है, अच्छा मैं पहले बता चुका क्या, अच्छा ये दूसरा सवाल था ना। कोविड-19 विकसित करने में दोस्तों जेंसिस पुरस्कार किसे दिया गया, अल्बर्ट बोरला को दिया गया था। ठीक है, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में पहला स्थान किसका है, तो याद रखें स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार नहीं दोस्तों, स्किल इंडिया रिपोर्ट जो है उसमें आपका उड़ीसा है। ठीक है, यहां स्वच्छ विद्यालय वाला जो रिपोर्ट आया दोस्तों, ये किसके द्वारा जारी किया गया, ये सवाल है। तो ये जारी किया गया हमारे शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इसको पढ़िएगा, ये भी अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। कुछ जीडीपी, कुछ संस्थाएं दोस्तों जो जीडीपी दर जारी करती कि भारत 2022 में मतलब भारत का ग्रोथ रेट कितना रहेगा, जीडीपी दर कितना रहेगा, ये सवाल इस तरह से बनते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला दे रहा कि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, राजधानी इसका मुख्यालय कहां है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका। ठीक है, तो इसने जो बताया दोस्तों, इसने कहा जीडीपी जो होगा ये होगा 9% की दर से। पहले इसने ज्यादा बताया था 9.5%, बाद में घटा के दोस्तों 9% कर दिया। तो ये भी याद रखेगा। ब्रिक वर्क रेटिंग आया दोस्तों, आपने ब्रिक का नाम तो सुना ही होगा। तो इसने कहा था दोस्तों कि जो जाएगा जीडीपी जाएगा 10 से 10.5% तक, तो इस आंकड़े को भी याद रखेगा। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों फिक्की ने कहा दोस्तों 9.1% की रेट से हमारी जीडीपी ग्रो करेगी। ठीक है, एसएनपी ने कहा दोस्तों 9.5% की तरफ से ग्रोथ करेगी, और मॉर्गन स्टैनली ने सबसे ज्यादा बताया था 10.5% से ग्रो करेगा। तो इसको याद रखेगा। यहां पर आप मैच करिए, पहला हो जाएगा डी, दूसरा हो जाएगा दोस्तों ई, तीसरा हो जाएगा दोस्तों सी, चौथा हो जाएगा दोस्तों बी, और पांचवा हो जाएगा ए। ठीक है, तो क्या बनेगा, डी ई
DECBA, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 यहां पर क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस तरह के और भी सवाल है, देखिए मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं। जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा था 10% ग्रोथ रेट होगा, फिक्की ने कहा था 9.1%, ठीक है। S&P ने कहा दोस्तों 9.5%, मॉर्गन स्टैनली ने कहा दोस्तों 10.5%, ठीक है, 10 से 10.5, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने सबसे खराब बताया 8.3%, इससे नीचे किसी ने नहीं बताया, ठीक है। इसके अलावा फिच रेटिंग ने कहा 8.7%, OECD ने कहा था 9.7%, आज IMF कहा गया 9%, और ब्रिक वर्ल्ड रेटिंग है दोस्तों ये 10 से 10.5%, ठीक है। तो ये सभी आंकड़े आप याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी सवाल करंट अफेयर में चर्चा में रहे हैं, एक बार उन पर भी हम लोग बातचीत कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आज बात आ गई दोस्तों आईएमएफ की, तो आईएमएफ ने तो सीधे सीधे कह दिया कि कितना रहेगा दोस्तों, केवल और केवल 9% रहेगा भारत की विकास दर, ये अनुमान किया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। कह रहा एनएसओ, नेशनल सैंपलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने वित्त वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने % बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो एनएसओ का जो अनुमान है दोस्तों ये 9.2% का अनुमान है, ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। भारतीय स्टेट बैंक ने जो अनुमान लगाया वो 9.5% का अनुमान लगाया, ठीक है। भारत ने 2021-22 के लिए माल निर्यात में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का दोस्तों लक्ष्य रखा है। तो यहां भारत का जो लक्ष्य एक्सपोर्ट के लिए ये लक्ष्य रखा है भारत ने 400 बिलियन डॉलर का, कितना, मिलियन मत बोलिएगा दोस्तों, बिलियन, 400 बिलियन डॉलर का ये लक्ष्य है भारत का, ठीक है। कह रहा है कौन सा देश वित्तीय और मानवीय संकट के कारण 2022 में दिवालिया होने की कगार पे पहुंच गया है। तो हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका के हालात इतने खराब चल रहे हैं, ठीक है, इसको याद रखेगा। भारत में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार करने वाले देशों की सूची में किस स्थान पर है। तो भारत चौथा सबसे बड़ा देश है जिसके पास इतना बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ठीक है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी दर का अनुमान और भी ज्यादा कम लगाया, केवल और केवल दोस्तों 8.2%, कितना, 8.2% का। भारत ने 2020-21 के लिए कितने बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए दोस्तों अभी जो दर्ज किया है, तो ये दर्ज किया है 81.9 बिलियन डॉलर, कितना, 81.9 बिलियन डॉलर, ठीक है। किस बैंक ने भारत में शहरी सेवाओं के सुधार के लिए 2653 करोड़ रुपए की ऋण को मंजूरी दिया दोस्तों। तो यह दिया है एशियाई विकास बैंक ने, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ठीक है। ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा, अच्छे सवाल हैं, ध्यान दीजिए। अगले सवाल पे चलते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है, आपको बताना। जी हां दोस्तों, अभी एक नया आंकड़ा जारी किया गया, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ठीक है। इसमें जो भारत का स्थान है, पहले मुझे बताइए दोस्तों, अगर मैं इस सूचकांक की बात करूं और मैं बात करूं दोस्तों सन 2020 की, तो याद रखें 2020 में जो भारत था वो 86वें स्थान पे था, ठीक है। और इस बार दोस्तों 2021 के लिए जब ये आंकड़ा जारी किया गया तब भारत आ गया घट करके एक पायदान नीचे आया दोस्तों, और इस बार भारत का स्थान कितना है, 85वां स्थान है, ठीक है। इसके अलावा अगर 56वें स्थान की बात करूं तो अभी हाल ही में दोस्तों एक टैलेंट रैंकिंग जारी किया गया था, टैलेंट रैंक जारी किया गया था दोस्तों, उसमें भारत का 56वां स्थान था। और दोस्तों एक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया था, क्या, स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक, ठीक है, सुरक्षा सूचकांक दोस्तों जारी किया गया था। उस सूचकांक में जो भारत था वो 66वें स्थान पे था, ठीक है। एक दोस्तों हाल ही में हंगर इंडेक्स जारी किया गया था, हंगर इंडेक्स जिसे आप भूख सूचकांक कहते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा उसमें भारत का 101वां स्थान था। ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मैंने बाकी भी बातें लिख दिया, यहां पे जो ऑप्शन बनाया है ना, ये ऑप्शन देखिए स्टडी 91 क्वेश्चन ऑप्शन सब कुछ खुद से बनाता है, कहीं से चोरी नहीं करता। लोग यहां से कॉपी कर रहे होंगे दोस्तों, लेकिन हम नहीं करते, ठीक है। हमें क्या करना है दोस्तों, हमें तो मटेरियल तैयार करना है ना, हमें तो बेहतर देना आपको, ठीक है। और बेहतर कैसे देंगे, जब यहां पे हम अगर किसी का चोरी किया हुआ ऑप्शन बनाएंगे तो जाहिर सी बात है हम चारों ऑप्शन डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए ऑप्शन बनाया जाता है कि आपको पीछे की चीजें भी याद दिला दी जाए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं दोस्तों, और भी बहुत सारी बातें हैं जो यहां पर लिखी गई। अच्छा बात आए दोस्तों कि इसमें शीर्ष पर कितने देश हैं, तो शीर्ष पर 3 देश हैं, जिसमें डेनमार्क का नाम आता है, फिनलैंड का नाम आता है और न्यूजीलैंड का नाम आता है, ठीक है। डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड दोस्तों ये तीनों जो है संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर काबिज हैं। और भारत का जो स्कोर है दोस्तों 85 है, वो भी आप याद रखेगा, ठीक है। अच्छा इसके अलावा दोस्तों अभी अगर हाल फिलहाल में जो हम लोग इंडेक्स पढ़े हैं दोस्तों, रैंकिंग पढ़े हैं, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे एक बार उसे ही पढ़ लीजिए। करा ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स अभी जारी किया गया था दोस्तों, और इसमें भारत का स्थान कौन सा था, तो याद रखेगा 18वां स्थान था। किसमें, ड्रग पॉलिसी में 18वां स्थान। कैसे
याद रखेंगे, देखिए 18 साल में बच्चे जवान हो जाते हैं और तभी उनको नशा लगता है दोस्तों ड्रग लेने का, ठीक है, याद आ गया, ये सैंबल याद रखिए 18 साल पे, ठीक है, तो याद रखेगा इस तरह से 18 याद रहेगा, आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। दूसरा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भारत का स्थान दोस्तों 10वां है। कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है। 2021 में दोस्तों ट्रैश विश्व रिश्वत जोखिम जो आया दोस्तों, इसमें भारत का स्थान, देखिए रिश्वत की बात करेंगे दोस्तों तो 82वां स्थान है, और अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें जो आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो भ्रष्टाचार में 85वां स्थान है, ठीक है। तो बिल्कुल पास में दोस्तों रिश्वत और भ्रष्टाचार 82 और 85, ठीक है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग बता दिया 56वें स्थान पे है। स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में दोस्तों भारत 66वें स्थान पे है। 5वीं ट्रू कॉलर की तरफ से दोस्तों एक ग्लोबल स्पैम और स्कैम रोड जारी किया गया था और उसमें भारत का स्थान दोस्तों चौथा है, ठीक है, स्कैम वाले में, ठीक है। हरुन का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स आया था और उसके अनुसार भारत तीसरे स्थान पर है। 2019 में दोस्तों डोपिंग रोधी अधिनियम का उल्लंघन के हिसाब से जो रिपोर्ट आया था उसमें बताया गया कि भारत तीसरा सबसे बड़ा डोपकर्ता देश है। यहां पर डोपिंग के दोस्तों एथलीट में कुल 152 मामले दर्ज किए गए, कितना 152 दोस्तों मामले दर्ज किए गए थे, ठीक है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी जारी किया गया, उसमें बताया गया कि भारत का जो रैंक है ये क्वार्टरली जारी किया जाता है, हर 3-3 महीने पे दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आपको मिलेगा। सबसे मजबूत जो पासपोर्ट है दोस्तों उसमें सिंगापुर और जापान का नाम आता है और यहां पे भारत का स्थान कौन सा है? 83वां स्थान है, ठीक है। तो इन सवालों को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और भी पॉइंट्स हैं इनको भी पढ़ लेते हैं। एक बार रैंक इंडेक्स के सवाल देखते हैं कि हाल फिलहाल में कौन कौन से प्रश्न हमें करंट अफेयर में पढ़ने को मिले, जरा वो देखिए, ठीक है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक याद रखेगा 85वां स्थान, लगे हाथ दोस्तों यहीं पे रिश्वत में लिख दे रहा हूं, ठीक है। रिश्वत वाला जो सूचकांक आया था इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो याद रखेगा 82वां स्थान है, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। अगला कह रहा है वी बॉक्स द्वारा जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट के 9वें संस्करण में दोस्तों कौन सा राज्य टॉप पर है? तो इंडिया स्किल्स जो रिपोर्ट आया उसमें उड़ीसा राज्य टॉप पर है, ठीक है, सॉरी महाराष्ट्र टॉप पर है, ठीक है। यहां महाराष्ट्र टॉप पर है दोस्तों, ठीक है। उड़ीसा ने दोस्तों, उड़ीसा के लिए दूसरी रैंकिंग है, ठीक है। ये जो वी बॉक्स की रैंकिंग आई है इसमें महाराष्ट्र टॉप पर है, याद रखेगा, ठीक है। वो स्कूलिंग वाला है दोस्तों, वो अलग रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, करा वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये तो पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, इसमें भारत का स्थान 10वां है, ठीक है। आईक्यू एयर डेटा के मुताबिक दोस्तों वर्ष 2020 में विश्व के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो अगर दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहर को लिस्टिंग किया जाए तो उसमें 46 शहर दोस्तों कहां से हैं? ये केवल भारत के, मतलब गजब का है दोस्तों, मतलब गंदगी और प्रदूषण के मामले में दोस्तों भारत बहुत आगे है। करा किस आयोग ने सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 दोस्तों लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया जाता है हमेशा नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत जी हैं दोस्तों, और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी योजना आयोग के स्थान पर, ठीक है। करा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 16 से 64 आयु वर्ग के बच्चों में धूम्रपान करने वाले संख्या में भारत का स्थान कौन सा है? तो पूरे दुनिया में धूम्रपान करने के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, किसको भी याद रखेगा। हाल ही में दोस्तों हिमाचल प्रदेश को अभी धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया दोस्तों? धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया, ठीक है। जिला कर रहा हूं, धूम्रपान मुक्त राज्य घोषित किया गया, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य दोस्तों इसे घोषित किया गया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। धुआं मुक्त मतलब हो जाता है, ठीक है। धूम्रपान का मतलब सिगरेट से नहीं है, ठीक है, इसको समझिएगा बात को। ऐसा नहीं कि पूरे अब राज्य में कोई सिगरेट ही नहीं पिएगा, कोई बीड़ी नहीं पिएगा, अरे ऐसा हो जाएगा तो कितने लोग जो है तो सुबह सुबह निपट भी नहीं पाएंगे ठीक है, मजाक की बातें हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जब सब लोगों के घर में रसोई में गैस सिलेंडर आ गया, ठीक है, तो अब जो है वहां पर चूल्हा जो लकड़ी वगैरह जलाकर कंडी जलाकर किया जाता तो वो अब शून्य हो चुका है, ये कहने का तात्पर्य है। कह रहा रिश्वत विरोधी मानक सेटिंग संगठन ट्रेस की सूचना के अनुसार व्यापार रिश्वतखोरी बताया, तो रिश्वत के मामले में दोस्तों जो भारत की रैंकिंग बनी है वो 82वीं रैंकिंग है, ठीक है। कह रहा हाल ही में जारी किस देश ने अमेरिका को पछाड़कर वैश्विक धन वृद्धि कर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है? तो इसमें चीन दोस्तों अमेरिका
अमेरिका को पीछे करके टॉप पर आ गया है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इतने सवाल थे जो आपके रैंक इंडेक्स से थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी सवालों को देखेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा स्टडी 91 विश्वास कीजिए जो हमारा टॉप सेलिंग कोर्स है दोस्तों, हिंदी इंडिविजुअल का बैच है। अभी कुछ बच्चों को हिंदी इंडिविजुअल की फीस दोस्तों बहुत ज्यादा लग रही है, क्यों? क्योंकि इसका जो फीस हम लोगों ने रखा है वो रखा है 1499 रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ऑनलाइन में तो दोस्तों 500-700 रुपए में काम चल जाते हैं। देखिए क्वालिटी वाली बातें भाई, इसके अलावा मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है और बहुत सारे फीचर्स दिए जा रहे हैं। वो फीचर्स जब आप लेंगे, पढ़ेंगे ना, देखिए एक बार आप बैच परचेज कीजिए, अगर आपका दिल करे ना कि सर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, आप बेकार पढ़ा रहे हैं, आप मुझे फोन करना, मैं भाई आपका बैच वापस करा दूंगा। प्लीज विश्वास मानिए, भरोसा है तो आइए, लेकिन आप दिल से कहिएगा। पता मुझे पता नहीं यार आपका दिल जीतना कितना आसान है। अरे मैं अच्छा पढ़ाऊंगा ना, आप कह ही नहीं सकते कि सर आपने अच्छा नहीं पढ़ा है। मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूं कि भाई आप बैच ले लो, आप कह देना ना, आप, मैं मौका दे रहा हूं आपको कहने को, आप कह देना, लेकिन ईमानदारी से कहना, मेरे साथ बेईमानी मत करना। ठीक है, मेरे साथ बेईमानी करके कुछ मिलेगा भी नहीं। ठीक है, कितना भी तो यार आपको सिखा रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, तो हूं तो आपका गुरु। ठीक है, चाहे आप बड़ा भाई मान रहे हैं, चाहे छोटा भाई मान रहे हैं, चाहे गुरु मान रहे हैं। ठीक है, तो अगर बिलीव करके लेंगे ना, तो मैं तो कह रहा हूं कि अगर बैच अच्छा ना लगे तो बताइएगा कि नितिन सर से बात करें। नितिन सर ने अपने वीडियो में ऐसा बोला था, 29 जनवरी के वीडियो में ही बात बोला था, और मैं उनको फोन करके मुझे बताना कि सर आपने बहुत ही घटिया पढ़ाया, आपने अच्छा नहीं पढ़ाया, या आपने कम पढ़ाया। आप ये बोल देना, कम पढ़ाया तो भी बोल देना। ठीक है, जो बोल देना। पता है आपको एक एक्सक्यूज देने का मौका भी नहीं दूंगा, मैं एक छोटा सा एक्सक्यूज का मौका नहीं दूंगा। ये इतनी शानदार सी बैच है, आइए ज्वाइन कीजिए। पैसे मत देखिए दोस्तों, क्वालिटी कंटेंट पे काम करिए। ठीक है, बेहतर होगा तो आपके परीक्षा में पूरे के पूरे नंबर आएंगे, इससे ज्यादा क्या है। ठीक है, और याद रखिए, और ये कोर्स तो ऐसा दोस्तों कि आप इसके वीडियोज को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, मतलब बफरिंग का कोई इशू नहीं, ना इंटरनेट की कोई समस्या। आराम से इत्मीनान से लीड लगाया, कान में ईयरफोन रखा और पढ़ना शुरू किया, एकदम लगातार मेहनत करते गए। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा टॉप सेलिंग कोर्स है दोस्तों, इसमें 3-4 कोर्स और चल रहे हैं। एक तो लेखपाल की परीक्षा के लिए दोस्तों तैयारी चल रही है, आप जान ही रहे हैं। दूसरा दोस्तों वीडियो की परीक्षा के लिए तैयारी चल रही है, वो भी याद रखिए। और यूपी पुलिस की दोस्तों तैयारी चल रही है, ये भी याद रखिए। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट का बैच तो हमारे यहाँ इतना बेहतरीन है ना कि आपको क्या कहा जाए, बहुत ही शानदार सी बैच चल रही है। आइए ज्वाइन कीजिए, तब पता चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। लिख रहा हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए दोस्तों शॉर्टलिस्ट किया गया? जी हां दोस्तों, अभी केवल नॉमिनेशन आया दोस्तों ऑस्कर के लिए, मिला नहीं ऑस्कर। ठीक है, तो अभी किसको शॉर्टलिस्ट किया गया आपके सामने दे रहा है। भुज एक मूवी आई थी, आपने देखा ही होगा, अजय देवगन है इसमें। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सेक्शन 375 है, जय भीम, मराक्कर है, सुपर 30 द बिग बिल है, और सायरा नरसिम्हा रेड्डी और पुष्पा। ठीक है, पुष्पा फायर है। ठीक है, तो याद रखिए, खैर अलग बातें हैं। तो याद रखें यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जय भीम और मरक्कर। मरक्कर भी दोस्तों याद रखिएगा, अभी मूवी आई है साउथ में। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे दोस्तों इसे रिलीज भी कर दिया गया है, आप इसे अमेजन प्राइम पे देख सकते हैं। दोनों मूवी वहां पर अवेलेबल हैं और बहुत ही शानदार। मुझे तो इन सभी में जो सबसे बेहतरीन मूवी लगी वो लगी जय भीम। मतलब क्या कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट। और बाकी सुपर 30 तो ऑलरेडी अच्छी थी, आपने देखा ही। ठीक है, कि आनंद कुमार की कहानी है और कितनी बेहतरीन कहानी है। बाकी सायरा नरसिम्हा रेड्डी अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए, शायद इससे बेहतर मूवी आपको मिलने वाली नहीं। ठीक है, पुष्पा वगैरह सब अच्छी एंटरटेनमेंट है, एक्शन है, मारधाड़ है, ठीक है, बट जहां बातें देश की आती है वहां तो यार देश ऊपर हो जाएगा ना। तो याद रखिएगा, आप इस मूवी को देखना मत भूलिए, यहाँ जय भीम को भी देखना मत भूलिए। और मरक्कर भी दोस्तों यह देश के ऊपर ही मूवी बनी हुई है, बहुत सारे क्रांतिकारियों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई है, उन्हीं लोगों पर दोस्तों ये मूवियाँ बन रही हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इन्हें ऑस्कर के लिए दोस्तों अभी नॉमिनेट किया गया है, इसको याद रखिएगा। इसके पहले भी दोस्तों कई सारी फिल्म को नॉमिनेशन पे भेजा जा चुका है, जैसे जय भीम है, मदर इंडिया है, सलाम बॉम्बे है, लगान है। तो ऐसे बहुत सारी मूवियां हैं दोस्तों जिनको जो है ऑस्कर के लिए भेजा गया है। भारत से जाने वाली दोस्तों चौथी फिल्म हो जा रही है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो मरक्कर मूवी को भेजा गया है, याद रखिएगा, इसको ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर के लिए दोस्तों नॉमिनेशन किया गया है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा भी कई सारे चीजें हैं जो यहाँ पर नॉमिनेट किया गया। चलिए एक बार अवार्ड से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। अभी अवार्ड मिला तो नहीं है, बट एक बार देख लेते हैं।
ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन के लिए किस किस मूवी को भेजा गया, तो जय भीम को और मराकर द अरेबियन सी, ये पूरा नाम है, ठीक है। असम सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार रतन टाटा को दिया गया। 73वें गणतंत्र दिवस पर दोस्तों 128 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा, ये घोषणा किया गया, ठीक है। नेताजी अवार्ड दोस्तों ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को दिया गया। परम विशिष्ट सेवा पदक ये नीरज चोपड़ा को दिया जा रहा है। 2022 में प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार कुल 29 बच्चों को दिया जा रहा है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का अवार्ड जो मिला दोस्तों, वो मिला आपके सुष्मिता सेन को। कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए जेनसिस पुरस्कार दिया गया अल्बर्ट बोरला को। हैदराबाद में आयोजित ई गवर्नेंस पर 24वीं राष्ट्रीय बैठक में दोस्तों मोन जिला को चुना गया, जो कि नागालैंड का है। अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में गोल्ड मेडल जीता है सुमित भाले ने। और स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की घोषणा यह हमारे शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने किया, ठीक है। आपको कई बार अचंभित लगता होगा ना कि नितिन सर कैसे फटाफट बोल जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही बोल जाते हैं। इतने बार अगर आप भी पढ़ेंगे तो मुझे गारंटी दोस्तों कि आप भी तो बोल जा रहे हैं, ठीक है, बस आप मानने को तैयार नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत के किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। जी हां दोस्तों, अभी ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का दोस्तों आयोजन किया जा रहा था, तो इसमें किसका चुनाव किया गया। इसके अलावा भारत में भी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, वो गोवा में किया गया था, ठीक है, उसको याद रखें। नवंबर में हुआ था, ठीक है, नवंबर में हुआ था, उसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ दोस्तों किस भारतीय मूवी को दोस्तों यहाँ चुना गया है, किस फिल्म को दोस्तों पुरस्कृत किया जा रहा है, तो याद रखिएगा यहाँ चुना गया है कुझंगल को। किसे? कुझंगल को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि याद रखिएगा भारत से पीएस विनोद राज द्वारा निर्देशित फिल्म है कुझंगल, इसको चुना गया, ठीक है। और इसकी घोषणा बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्री जिनका नाम है हसन महमूद, उन्होंने किया है, ठीक है। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा, पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। एक और मूवी दोस्तों सनी मूवी है, देखिए, ठीक है, उसको भी दोस्तों उसके अभिनेता को चुना गया था यहाँ पर, ठीक है, उनका नाम भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर वही सारी बातें दी गई हैं, आप इसको डाउनलोड करिए, पढ़िए एक बार फिर से। चलिए अवार्ड की तरफ लेके चलते हैं और अवार्ड वाला सवाल करते हैं। तो ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हुआ उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, तो याद रखिएगा कुझंगन को दिया गया, ठीक है। इसके अलावा फिल्म ऑस्कर के लिए किसे नॉमिनेट किया जा रहा दोस्तों, तो एक जय भीम को, एक मराकर द अरेबियन सी को। असम सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार के लिए चुना गया रतन टाटा जी को। 73वें गणतंत्र दिवस पर 128 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया जा रहा है, ऐसा घोषणा हुआ। नेताजी अवार्ड दोस्तों यह जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को दिया गया। परम विशिष्ट सेवा पदक दोस्तों यह नीरज चोपड़ा को दिया जा रहा है। वर्ष 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कुल 29 बच्चों को दिया जाएगा। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का पुरस्कार सुष्मिता सेन को दिया गया। कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए जेनसिस पुरस्कार अल्बर्ट बोरला को दिया जा रहा है। हैदराबाद में आयोजित ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन में ई गवर्नेंस जो अवार्ड मिला वह मोन जिला नागालैंड को मिला, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में गोल्ड मेडल सुमित भाले ने जीता है, जो कि एक महाराष्ट्रियन है, ठीक है। तो याद रखेगा ये सभी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। लिख रहा 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 ये किस टीम ने जीता है, ठीक है। तो दोस्तों अभी तो आपने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि इसका आयोजन कहां पे किया गया। जी हाँ दोस्तों, इसका आयोजन पढ़ा था, और जब मैं आपको इसका आयोजन पढ़ाया था तब मैंने आपको कई सारी बातें बताई थी कि इसका आयोजन दोस्तों हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में कहां पर दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि इसका आयोजन लाहौल स्पीति में किया जा रहा है। कहां पर? लाहौल स्पीति में किया जा रहा है। और उसके अंदर कहां पर दोस्तों, तो आपको पढ़ाया था काजा गांव में किया जा रहा है, ठीक है, ये आपने पढ़ा था, ठीक है। अब यहां बात आ गई दोस्तों कि किसने जीता है, ठीक है, किसने जीता। अगर ये सवाल बने तो बताएगा दोस्तों कि किसने जीता यह प्रतियोगिता। यह प्रतियोगिता जीता है लद्दाख ने। किसने जीता है? लद्दाख ने जीता है। तो याद रखेगा यहां पर आप लद्दाख कर लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। इस बात को नोट करिए, ये एकदम बढ़िया बात है जो यहां पर लिखी गई, ठीक है। देखिए जितनी काम की बात है उतना मैं निचोड़ निकाल कर आपको दे दे रहा हूं। इसके आगे जो आपको पढ़ना है ना, या आप यहां ये वही सारी बातें लिखी गई, क्यों मुझे यहां बीच में घसीट रहे हो? भाई मुझे मत घसीटो, मैं तो आपको आसान करके पढ़ा रहा हूं ना, कुछ मेहनत आप खुद से करो, ठीक है। चलो आ जाओ, हम लोग खेल से संबंधित कुछ बातें हैं एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहला ये हो गया दोस्तों कि 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी
चैंपियनशिप का आयोजन तो काजागांव में हुआ, जीता किसने? तो याद रखिएगा लद्दाख ने जीता। ठीक है। करा इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में दोस्तों जो नई वाली टीम आ रही लखनऊ, उसका नाम क्या है? एलएसजी नाम है। क्या नाम है? एलएसजी। ठीक है, लखनऊ सुपर जायंट्स नाम है। हाल ही में सैयद मोदी बैडमिंटन पुरस्कार किसने जीता? पीवी सिंधु ने जीता। करा आईसीसी मेंस टी20 का जो है क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में दोस्तों किसे चुना गया? टीम ऑफ द ईयर के रूप में। ठीक है, तो ये पाकिस्तान टीम में खिलाड़ी हैं दोस्तों, बाबर आजम इनका नाम है। ठीक है। करा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में आयोजित सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल पुरुष खिलाड़ी के रूप में दोस्तों किसे चुना गया? तो यहां चुना गया रॉबर्ट लेवानडोव्स्की को। ठीक है। कह रहा कौन सा देश एएफसी महिला फुटबॉल एशियाई कप की मेजबानी करने वाला 2022 में? तो इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। हाल ही में लोकिनियो को हराकर सुपर 500 का खिताब किसने जीता है? तो इसके पहले लोकिनियो ने किदाम्बी श्रीकांत को हराया था बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में, लेकिन इस बार इन्हें हराकर दोस्तों अपना सुपर 500 का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता है। ठीक है। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान के रूप में दोस्तों किसे चुना गया? तो दोस्तों चोटिल हो गई है जो हमारी पूर्व कप्तान है, नाम है रानी रामपाल। अब उनका स्थान ले रहे हैं दोस्तों सविता पुनिया जी, तो उनका नाम भी आप याद रखेगा। करा हाल ही में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। याद रखिएगा कि इस राज्य में पहली विश्व बाधी टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, तो इसका आयोजन केरल में किया जाएगा, बट 2023 में होगा, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। लिख रहा भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस दोस्तों किसने जारी किया? याद रखेगा पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस किसने जारी किया है? तो याद रखें दोस्तों यह पक्षी एटलस जारी किया दोस्तों केरल राज्य ने। जी हां दोस्तों, केरल राज्य के द्वारा इसे जारी किया गया। अभी केरल में दोस्तों आपने पढ़ा था कुंबलांगी गांव के बारे में। किसके बारे में? कुंबलांगी गांव के बारे में दोस्तों आपने पढ़ा था। यह कुंबलांगी गांव के बारे में आपने क्या पढ़ा था? यहां पढ़ा था दोस्तों यह नैपकिन मुक्त गांव हो चुका। क्या हो गया दोस्तों? नैपकिन मुक्त गांव हो चुका दोस्तों, इसके लिए आपने चुना था। ठीक है, इसको याद रखेगा। बाकी उत्तराखंड में दोस्तों आपने एक एस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम सुना होगा, एस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य का। हाल ही में दोस्तों इसको आपने पढ़ा था कि इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था। इको सेंसिटिव ठीक है, सेंसिटिव जोन दोस्तों घोषित किया गया था, इसलिए चर्चा में चल रहा था, आपने पढ़ा होगा। असम में दोस्तों आपने घड़ियाल संरक्षण के लिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुना होगा। किसका? घड़ियाल संरक्षण के लिए किसका नाम सुना होगा? ओरंग का नाम सुना होगा दोस्तों, जिसका साइज 3 गुना कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों 2 नाम और सुना होगा, एक रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ठीक है, एक दिहांग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, दिहांग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, याद रखेगा। ठीक है, ये 6ठे नंबर का है और ये 7वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी पढ़ा होगा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का दोस्तों चौथा टाइगर रिजर्व का दोस्तों नाम सुना होगा आपने। टाइगर रिजर्व कौन बना? रामगढ़ विषधारी, ये भी चर्चा में चल रहा था, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ठीक है, कहां पर दोस्तों? तो राजस्थान के बूंदी जिला में है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहां पे जो आपका सही जवाब होगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आराम से पढ़िएगा कि पक्षी एटलस दोस्तों किसके द्वारा जारी किया गया? तो यह जारी किया गया केरल सरकार के द्वारा। केरल की जो राजधानी है वह तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है और राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद है। ठीक है, यहां इस पक्षी एटलस के बारे में बहुत सारी बातें दी गई हैं, वो भी पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग बातचीत करते हैं कि भारत में पहली बार या विश्व में पहली बार दोस्तों क्या क्या घटित हुआ, वो सवाल आपसे अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा लिख रहा है हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी दोस्तों शुरू किया जा रहा है? तो यह पैरा बैडमिंटन अकादमी जो बनाया जा रहा है लखनऊ में बनेगा। हाल ही में कहां पर भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया? जम्मू कश्मीर में जारी किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं, याद रखिएगा। करा किस राज्य की जानवी डांगेती प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? ये आंध्र प्रदेश की निवासी हैं। भारत का पहला कोयला से मेथनॉल बनाने का जो संयंत्र है वो किसने सौंपा है, देश को समर्पित किया? तो ये महेंद्र नाथ पांडे जो हमारे भारी उद्योग मंत्री हैं दोस्तों, उनके द्वारा समर्पित किया गया। ये सैनिटरी नैपकिन मुक्त दोस्तों गांव कौन सा बना है? तो कुंबलांगी गांव बना है जो केरल में, जिसकी बात अभी मैंने पीछे किया है। यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाला पहली दूरसंचार कंपनी जियो बनी है। भारत का पहला
चमेली हब ये गुड़गांव में बनाया जा रहा है। जितेंद्र सिंह दोस्तों भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का शुभारंभ किए, कहां पर, तो याद रखिएगा इसके आधारशिला कहां पर रखी, तो हैदराबाद में है, याद रखिएगा। हाल ही में आईएसए में शामिल होने वाला देश, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 101वां देश अमेरिका था, और 102वें पे दोस्तों एंटीगुआ देश है, याद रखेगा। और एक देखिए एक बच्चा है जो मुझे याद रहा है कि सर आप बार बार बारबडोसा बोलते हैं, ये बारबडोसा अलग है, यहां पर बरबुडा देश है। जी हां दोस्तों, बारबडोसा जो आप पढ़ते हैं दोस्तों अलग है, जहां पर अभी हाल ही में मियां मोटली को प्रधानमंत्री चुना गया, ठीक है। यहां पर दोस्तों ये बारबुडा देश है, मेरे मुंह से शायद बारबडोसा निकला, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। शिवन त्रिपाठी ने कमेंट किया था, मैंने देखा भी, ठीक है, अच्छी बात है, गलत नहीं है, ठीक है। कभी भी अगर फ्लो में मुझसे कुछ गलती हो जाती है आप कमेंट करिए। देखिए कमेंट करने से क्या होता है, मैं बच्चों को बताऊंगा ना, क्योंकि अगर मैं बार बार बारबडोसा बोलूंगा तो बच्चे भी बोलेंगे बारबडोसा, ये तो गलत हो जाएगा ना। और हमें तो यार आपका हित देखना है, और मैं तो कोई गूगल नहीं हूं ना, मुझसे गलती हो सकती है। देखिए अगर इंसान है तो गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन गलती को एक्सेप्ट करना, गलती को स्वीकार करना भी चाहिए कि हाँ ये गलती हमसे हुई है, आगे से गलती में सुधार भी जरूरी है। बार बार आप गलती करते जाएं, बार बार आप सॉरी बोलते जाएं और सुधार ना करें, क्या है सही है क्या नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो बहुत अच्छा बात लगा मुझे शिवम जी, आपकी आदत है, ठीक है, कि आपने जो है कमेंट किया और बेधड़क कमेंट किया। तो बच्चों अगर कभी भी आपको लगे कि नितिन सर ने लिखा कुछ और है और बोल कुछ और रहे, क्योंकि हो जाता है, जैसे यही मैं एंटीगुआ को बार बार निकारागुआ पढ़ता था, पता नहीं क्या दिमाग में आता था निकारागुआ, तो बार बार वो चलता था, लेकिन बाद में याद आ गया कि नहीं यार एंटी याद रखना है, एंटीगुआ, ठीक है। तो एंटी वर्ड याद रखना, तो एंटी से मैंने याद रख लिया कि यार एंटीगुआ, ठीक है। अब कई बार मैंने देखा बारबडोसा, कई बार मैंने बरबुडा पढ़ा, बट कई बार मुंह से बारबडोसा निकला है, बारबडोसा अलग है, ठीक है, ये बरबुडा देश है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे से आप सभी से भी मेरी यही कल्पना रहेगी, ठीक है, कि अगर कभी कुछ गलत होता है तो आप बताएंगे जरूर से। देखिए बताइए, मैं उस टाइप का टीचर नहीं हूं और मैं उतना जो है हाई फाई आदमी नहीं हूं कि नहीं यार मेरे से कोई गलती नहीं होती, हो जाती है और हम सुधार करना जानते हैं, ठीक है। चलिए एक्सेप्ट करना भी जानते हैं और अपने आप को सुधारना भी जानते हैं, ठीक है, आपको भी यही करना है। लिख रहा है कि हाल ही में भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना है, तो हिमाचल प्रदेश बना है, ठीक है। तो इसको भी पढ़िएगा दोस्तों, अच्छा सवाल है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के आखिरी सवाल पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। करा हाल ही में किस देश में तख्ता पलट का दोस्तों विरोध हुआ, तख्ता पलट का विरोध कहां पे हुआ। अगर मैं म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में तो ऑलरेडी 2 साल के लिए आपातकाल चल ही रहा है, 2 साल के लिए आपातकाल यहां पे चल ही रहा है, ठीक है, तो इसकी कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अच्छा आपने दोस्तों एक दो बातें और पढ़ा होगा कि यहां पर जो सेना प्रमुख थे हलैंग, उन्होंने अपना शासन सत्ता संभाल लिया है, तो ये आपका उत्तर नहीं है, ठीक है। दूसरा दोस्तों श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका दोस्तों दिवालिया होने की कगार पे है, आपने ऐसा भी पढ़ा होगा, ठीक है, कि दिवालिया होने की कगार पे, क्यों, क्योंकि वित्तीय संकट यहां पर बहुत भयंकर चल रहा है, इसलिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कजाकिस्तान में तो दोस्तों तेल की कीमत बढ़ जाने की वजह से, तेल की कीमत दोस्तों बढ़ जाने की वजह से यहां भी दोस्तों आपातकाल की घोषणा कर दी गई। मतलब खाली तेल की कीमत क्या बढ़ गई कि आपातकाल लग गया, ठीक है, ये भी आपने पढ़ा, बट ये भी आपका सही उत्तर नहीं। यहां जो आज आपका सही जवाब है वह है सूडान। जी हां दोस्तों, सूडान में तख्ता पलट हुआ और तख्ता पलट का बहुत भयानक जो है विरोध किया गया, ठीक है। अच्छा तख्ता पलट क्यों किया गया दोस्तों, तो बहुत सारे यहां बातें जो आपको मैं आज बताने वाला हूं, ठीक है। सुनिए क्या है पूरा मामला, तो लिख रहा अक्टूबर 2021 में दोस्तों सूडान के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था अब्दुल्ला हमदोक, ठीक है। करा अब्दुल्ला हमदोक को सूडानी सेना ने क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया। वहां की सेना ने इनको पीएम पद से क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया। जब बर्खास्त हो गए तो जाहिर सी बात है दोनों लोगों में, सेना और इनके बीच में एक जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ या कर सकते एग्रीमेंट हुआ और इनको इस्तीफा देना पड़ा। तो भाई साहब यहां अब्दुल्ला हमदोक तो हट गए सीट से, पीएम के पद जो है खाली हो गया, सेना के हाथ में दोस्तों पूरा का पूरा शासन की जिम्मेदारी आ गई। करा हमदोक ने सेना के साथ सत्ता साझा करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर भी कर दिया और प्रधानमंत्री ने खुद सत्ता छोड़ दिया, ठीक है, उनको सौंपने के बाद यह पद छोड़ दिया, ठीक है। और इसी के बाद सेना को लेकर के दोस्तों देश में विरोध बढ़ने लगा। जब जब लोग विरोध करने लगे सेना को, तो सेना ने लोगों पर अत्याचार शुरू कर दिया, अपने देश की जनता पर ही सेना ने क्या कर दिया, अत्याचार शुरू कर दिया, और यही पूरा मामला चल रहा था, ठीक है। अच्छा मामला अगर मेन देखें तो एक शब्द यहां पे आता है दोस्तों सूडान में, क्लेप्टोक्रेसी। क्या नाम आता है, क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टोक्रेसी क्या होता है दोस्तों, तो शासन ऐसे व्यक्ति के हाथ में आ जाना जो धन कमाने के लिए
पैसा कमाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करे, उस शासन को क्या कहते हैं? क्लेप्टोक्रेसी कहते हैं। कितना अच्छा वर्ड है ना, बहुत बेहतरीन। मैंने जब इस क्वेश्चन को पढ़ा ना तो मुझे लगा क्या बेहतरीन सा सवाल है। ठीक है, तो इसको भी पढ़िएगा दोस्तों। तो क्लेप्टोक्रेसी है दोस्तों कि लोग सत्ता, अच्छा आज यही तो रीजन है कि लोग अब बड़े बड़े पदों को छोड़कर, बड़ी बड़ी नौकरियों को छोड़कर कहां जा रहे हैं? सत्ता में जाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि सत्ता में जाएंगे तो वहां से वो धन भी कमा सकते हैं और अपने पद का दुरुपयोग भी कर सकते हैं, शक्तियों का दुरुपयोग भी कर सकते हैं, और इसी को क्लेप्टोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, संकट की जड़ें दोस्तों ये कई सारे मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती है। वैसे भी अगर मैं सूडान की बात करूं तो सूडान एक समृद्ध तेल समूह वाला देश है। ठीक है, यहां पर दोस्तों ऑयल प्रोडक्शन होता है, सब याद रखेगा। बाकी बहुत सारी बातें यहां पर है, इसको आप आराम से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों पॉलिटिक्स के ऊपर। भाई बात ही पॉलिटिक्स की है तो पॉलिटिक्स के सवालों पर चर्चा हो जाए, बिल्कुल हो जाए। चलिए करते हैं। तो यहां पर याद रखें दोस्तों, तख्ता पलट वाली जो बात आई ये सूडान में आई। ठीक है, करा किस प्रदेश में निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां जो है डाल दिया गया। देखिए ये सरकारी पे नहीं आता है, निजी प्राइवेट सेक्टर की जो नौकरियां उसमें 75% दोस्तों उस राज्य के लोग होने चाहिए। कहां के? हरियाणा राज्य के। ठीक है, यह हरियाणा की तरफ से ही घोषणा किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा चुनावी बॉन्ड क्या है, तो ये राजनीतिक दलों को दोस्तों चंदा देने का एक तरीका है जो एसबीआई के द्वारा चुनावी बॉन्ड जारी किया जाता है। जनवरी में जारी किया गया था तो चर्चा में था। किस देश के राष्ट्रपति अडामा बैरो ने राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों दूसरा कार्यकाल शुरू किया है? या गाम्बिया देश के राष्ट्रपति हैं। ऐतिहासिक प्रस्ताव का संबंध चीन देश से है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा हासिल करने की मांग एक बार फिर से शुरू कर दिया? तो बिहार कर रहा है। ठीक है, क्यों? बिहार का कहना है कि हम बहुत पिछड़े हैं इसलिए हमें दर्जा दिया जाए स्पेशल। कह रहा है सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक चुनाव लड़ने पर दोस्तों किसने रोक लगा दिया? तो हरियाणा ही है दोस्तों जिसने रोक लगाया है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने किसे राज्यसभा महासचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो इनका नाम है डॉक्टर पी के रामाचार्यलू। ठीक है, याद रखेगा। कह रहा जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शासन प्रणाली की अधिक पारदर्शिता के लिए एक ऐप लॉन्च किया। उस ऐप का नाम आपको बताना है, याद रखेगा। उस ऐप का नाम है प्रूफ ऐप। क्या नाम है? प्रूफ नाम है। ठीक है, तो ये सभी बातें आप याद रखेगा। इस तरह से दोस्तों आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। ठीक है, ध्यान दीजिए स्टडी 91 का जो बेस्ट ऑनलाइन सेलिंग कोर्स है दोस्तों, उसमें हिंदी इंडिविजुअल के अलावा लेखपाल का बैच, बीडीओ का बैच और यूपी पुलिस का बैच चल रहा है। इसके अलावा अगर टीचिंग एग्जाम की बात करें दोस्तों तो यूपी टेट का पेपर समाप्त हो गया। यूपी टेट की तैयारी जो बच्चे कर रहे थे उन्हें तो अब पता चल गया होगा कि स्टडी 91 के कोर्स से कितने कितने सवाल फंसे हैं। ठीक है, तो अब तो आपको भरोसा हो ही गया होगा। तो आइए आप सुपर टेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो एक बार हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी आरंभ कीजिए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक दोस्तों आप इस स्लाइड पर जो नंबर दिया गया इन पर कांटेक्ट करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई इंफॉर्मेशन चाहिए प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारी किताबें हैं दोस्तों वो लेखपाल परीक्षा के लिए 2 खंड में किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। आगे हम दोस्तों हिंदी वस्तुनिष्ठ पे काम कर रहे हैं, वो किताबें भी मार्केट में आने वाली हैं। और सुपर टेट और यूपी टेट की किताबें भी मार्केट में आने वाली हैं। यूपी पुलिस वाले बच्चों आप भी मत नाराज हो, आपके लिए भी स्पेशल व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।